हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और साथ में न्यूमेरिकल उसका सॉल्व कराया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट इज। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट इज, यानी एसआई यूनिट में एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड। द टेम्परेचर एट विच द क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड अब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स सिस्टम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एक्सटेंसिव दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है आपका एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव हमारा इंडिपेंडेंट ऑन मास होता है। इंटेंसिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑन मास होता है, और हमारा जो एक्सटेंसिव होता है वो डिपेंडेंट ऑन मास होता है। डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास। तो अब इसमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमको एक्सटेंसिव पूछा है। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, जो किस पे डिपेंड करे, मास पे। तो प्रेशर तो हमारा नहीं होगा। वॉल्यूम जो हमारा है वो मास पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज। एक अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसमें क्या होगा। तो अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है तो हमें वहाँ पे गेन ऑफ हीट होता है, यानी हीट वहाँ पे हमको मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेन ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर हीट विल बी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो हीट क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कि हमारा क्या होगा, हीट भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट भी क्या करेगा, हीट विल बी इंक्रीज। तो इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। The amount of heat required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade is called। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीट कैपेसिटी। इसको अगर आपका ऑप्शन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे तब भी सही होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीट कैपेसिटी, या आप इसको अगर क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दोनों आपका सही होगा। कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड इज कॉल्ड। यानी सॉलिड में अगर हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा। तो सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो कंडक्शन हमारा सॉलिड के लिए होता है, रेडिएशन हमारा गैस में होता है, और कन्वेक्शन हमारा किस में होता है, लिक्विड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमसे किस में पूछा था, सॉलिड में। तो सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
8 नंबर पे, तो 8 नंबर क्वेश्चन में है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, द ट्रांसफर है हीट बाय रेडिएशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ये वाला। इसमें क्या पूछा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, तो रेडिएशन में जब हीट ट्रांसफर होगा तो पहला है कि डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। तो जब रेडिएशन होता है तो क्या उसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो जब हमारा रेडिएशन प्रोसेस होता है या उसमें हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन प्रोसेस से, तो उसमें हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारा अर्थ हो गया और ये लाइट हो गया, तो सन से हमारा जो एनर्जी आ रहा है, हीट आ रहा है हमारे अर्थ पे, तो उसके लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा जो और इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, रेडिएशन। तो इसमें क्या होगा, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, यानी रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन, यानी इसमें से कौन सा स्टीम टरबाइन नहीं है। तो देखिए इम्पल्स टरबाइन तो होता ही है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन हमारे दो तरह के होते हैं, एक इम्पल्स और एक रिएक्शन टरबाइन होते हैं। तो दो तरह के टरबाइन होते हैं। तीसरा पेल्टन बेल टरबाइन, तो पेल्टन बेल टरबाइन एक तरह का क्या है हमारा, ये एक तरह का फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। एक तरह का हमारा क्या है, वाटर जेट टरबाइन, वाटर टरबाइन है या हाइड्रोलिक टरबाइन है। तो ये हमारा क्या है, स्टीम टरबाइन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा पेल्टन बेल टरबाइन एक तरह का स्टीम टरबाइन नहीं है, एक हाइड्रोलिक टरबाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या पूछा है, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर साइज इज, अब यहाँ पे डॉट डॉट है, द साइज ऑफ द नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो उससे क्या होता है, स्मॉलर होता है, ग्रेटर होता है या लार्जर होता है। तो हमारा जो मैकेनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो नेचुरल ड्राफ्ट ट्यूब से छोटा होता है, यानी स्मॉलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्मॉलर देन द साइज ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। क्वेश्चन 11th को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है आपका, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ डीजल इंजन इज अबाउट, यानी डीजल इंजन का एक थर्मल इफिशियंसी कितना तक होना चाहिए या कितना तक होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा एक डीजल इंजन होता है उसका थर्मल इफिशियंसी 50% के अप्रोक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50% फॉर डीजल इंजन। डीजल इंजन की बात कर रहा है तो डीजल इंजन के लिए 50% अराउंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th नंबर पे। 12th नंबर क्वेश्चन पे, द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज आल्सो नोन एज, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को हम बोलते हैं ऑटो साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो साइकिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारा क्या है, ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है। ये हमारा 1 2 3 4 प्रोसेस है। तो ऑटो साइकिल के पीवी डायग्राम में देखिए, एक यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए इसको ऑटो साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आइडियलाइज्ड साइकिल फॉर द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, क्या बोला है, आइडियलाइज्ड साइकिल फॉर द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा डीजल इंजन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर, 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, ड्यूअल साइकिल इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ड्यूअल साइकिल हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कैसे होता है, देखिए हमारे पास ड्यूअल साइकिल का जो पीवी डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ड्यूअल साइकिल का, ये हमारा ड्यूअल साइकिल का पीवी डायग्राम है। प्रेशर वॉल्यूम 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या है, ड्यूअल साइकिल का पीवी डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, और फिर यहाँ पे क्या है,
कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो दो कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक कांस्टेंट प्रेशर है। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और ऑटो साइकिल में दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसलिए हमारा जो ड्यूअल साइकिल होता है ना, वो ऑटो और डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स का कौन प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमको जहाँ तक लगता है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील इज। तो द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील इज, वो होता है आपका 0.30%। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे 0.30% फॉर लो कार्बन के लिए। लो कार्बन होता है किसके लिए, लो कार्बन इन स्टील, लो कार्बन फॉर स्टील के लिए लो कार्बन 0.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है विच फॉर्म ऑफ मेटल इज यूज्ड इन कास्टिंग प्रोसेस, यानी कौन सा मेटल जो है यूज होता है कास्टिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टेट दे रखा है यहाँ पे, पहला क्या है आपका, लिक्विड दे रखा है, फिर सॉलिड दे रखा है, गैस दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है। तो कास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड वाला पार्ट को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है द सरफेस फिनिश ऑफ वर्क पीस इन हॉट वर्किंग इज डैश डैश डैश, द सरफेस फिनिशिंग इज कॉल्ड वर्किंग। क्या बोला है, द सरफेस फिनिशिंग ऑफ वर्क पीस इन हॉट वर्किंग इज डैश इज यहाँ पे बेटर देन द सरफेस फिनिशिंग ऑफ कोल्ड वर्किंग, या वर्स देन, या सेम देन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए जब सरफेस फिनिशिंग किया जाता है तो कोल्ड वर्किंग में वो अच्छा फिनिश होता है, और हॉट वर्किंग में वो थोड़ा सा क्या होता है, वो साफ फिनिश नहीं हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्स देन द सरफेस फिनिशिंग ऑफ कोल्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। अगर हम हॉट वर्किंग करते हैं मेटल का तो किस टेम्परेचर करते हैं, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर से ज़्यादा या उससे कम। तो जब हम हॉट वर्किंग काम करते हैं तो एबव द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, एबव द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर फॉर मेटल हॉट वर्किंग प्रोसेस के लिए, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं 20 नंबर। तो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड गैस वेल्डिंग। तो इसमें से कौन एक गैस वेल्डिंग है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे अभी तक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर हो गया। हम सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। तो सब्जेक्टिव पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप बी से। देखिए ग्रुप बी में सबसे पहला क्या पूछा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए केल्विन प्लांक्स लॉ और क्लॉसियस लॉ लिखना है। तो केल्विन प्लांक्स लॉ और क्लॉसियस लॉ वेरी इजी है। जैसे कि क्लॉसियस लॉ क्या बोलता है कि अगर हमको हीट लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है। केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारे पास कोई सिंक या रिजर्वायर है जिससे हम हीट इनपुट ले रहे हैं, तो कोई ऐसा मशीन नहीं बना सकते हम कि जो लगातार वर्क आउटपुट देता रहे और इसका एफिशिएंसी 100% हो जाए। तो ये हमारा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, और वाले पार्ट पे। तो और वाले पार्ट में क्या पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सिस्टम
एंड क्लोज सिस्टम, राइट टू डिफरेंस विथ एग्जाम्पल। तो देखिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में बात किया है। तो ओपन और क्लोज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा ओपन और दूसरा हमारा क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमारा मास ट्रांसफर होता है और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। बट हमारा क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन केवल क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। और ओपन सिस्टम के लिए एग्जांपल हो गया आपका टरबाइन हो जाएगा, आपका जो भी टरबाइनें हैं, जैसे कि वाटर उस पर जाता है और शाफ्ट पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एक टरबाइन भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। क्लोज सिस्टम के लिए एग्जांपल आपका हो जाएगा, एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो ये हमारा होगा दोनों तरह का डिफरेंस और उसके एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपको स्टेट और एक्सप्लेन करना है उसको। तो फोरियर लॉ आपका क्या होता है, फोरियर लॉस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। मान लेते हैं आपके पास एक कंपोजिट वाल, एक वाल है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर T2 है और इसका जो लेंथ है मान लेते हैं डेल एक्स है। तो फोरियर लॉ क्या बोलता है आपको, फोरियर्स लॉ ये बोलता है कि यहाँ पे जो हीट होगा Q वो होगा K इंटू ए T2 माइनस K इंटू ए T2 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा, यहाँ पे जो इसमें हीट होगा। तो ये आपका होता है फोरियर लॉ। इसमें ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है के, ये आपका एरिया ऑफ कंपोजिट वाल है, T1 आपका फर्स्ट टेम्परेचर है और T2 आपका सेकेंड टेम्परेचर है, डेल एक्स आपका क्या है, लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फोरियर्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैबकॉक एंड विल्कॉक्स एंड कोकरान बॉयलर फॉर डिफरेंस। तो देखिए इसमें ये तरफ सब बॉयलर है और बॉयलर के आपको चार डिफरेंस लिखने हैं। तो चार डिफरेंस हम आपको बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। आपका जो ये बैबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर जो होते हैं ये दोनों आपके वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। ये कौन से बॉयलर होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर। और ये आपका कोकरान बॉयलर जो होता है ये होता है फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। इसी तरह आप और सारे डिफरेंसेस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, रिप्रेजेंट ऑल प्रोसेस ऑफ ड्यूअल साइकिल ऑन पीवी एंड टीएच डायग्राम विथ अ नेट स्केच। तो इसको हम ड्यूअल साइकिल है, इसका पीवी एंड टीएच डायग्राम बनाना है विथ नेट स्केच से। तो हम आपको यहाँ पे एक ब्लैंक सेट पे बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको ड्यूअल साइकिल को बनाना है। तो ड्यूअल, यहाँ पे क्या है आपका ड्यूअल साइकिल के सबसे पहले हम पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे पीवी डायग्राम, पीवी का मतलब हो गया प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो ड्यूअल साइकिल का जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है, ये प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है। इसमें दो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और एक कांस्टेंट प्रेशर। 1 2 3 4 और 5 ये आपके क्या हो गए, प्रोसेस हो गए। ये क्या आपका पीवी डायग्राम हो गया। अब ये आपका टीएस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, टीएस डायग्राम। और एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो हीट एडिशन होगा, यहाँ पे भी हीट एडिशन होगा यानी क्यूएस, और यहाँ पे भी हीट एडिशन होगा क्यूएस, और यहाँ से आपका हीट रिजेक्ट करेगा।
अब टी एच डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टी एच डायग्राम के लिए यहाँ पे आपको ये आपका होगा टी एच डायग्राम 1 2 3 4 5। तो आपका यहाँ पे ये हो गया टी एस डायग्राम। टी का मतलब हो गया आपका टेम्परेचर, एस का मतलब हो गया इंट्रोपी, एंड टेम्परेचर और इंट्रोपी डायग्राम। अब हम यहाँ पे सारे प्रोसेस का नाम लिख देते हैं, यानी कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे हुए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे 1 से 2 प्रोसेस जो हुआ है, 1 से 2, यहाँ पे देखिए ये 1 से 2 प्रोसेस जो हुआ है ये वाला, तो 1 से 2 प्रोसेस आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 2 से 3। तो 2 से 3 में हमारा क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। फिर हमारा 3 से 4 जो प्रोसेस है वहाँ पे भी हीट एडिशन हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो 3 से 4 प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 4 से 5 हमारा जो प्रोसेस हो रहा है ये वाला, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। 4 से 5 हमारा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर यहाँ पे 5 से 1 जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है हीट रिजेक्शन एज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 5 से 1 क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये आपका हो गया डीवल साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा ये पीवी एंड टीएस डायग्राम हो गया 4th नंबर का। इसका हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं और वाला। तो और पार्ट में क्या बोला है, डिस्कस द 4 एडवांटेज ऑफ अ स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन के 4 एडवांटेज, तो आपको एडवांटेज अपने से लिख लेना है, 4 एडवांटेज आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी 4 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, ये सब आपके 4 प्रॉपर्टी लिखना है मटेरियल का और इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5th का और पार्ट देख लेते हैं। तो और पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, विथ अ नेट स्केच एक्सप्लेन अ गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो नेट स्केच के हेल्प से आपको गैस वेल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो आपको एक क्या करना, एक आपको मेटल लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं। ये आपका मेटल हो गया, इसको आपको ज्वाइंट करना है। तो आप यहाँ पे गैस प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे आपके पास 2 सिलेंडर होने चाहिए गैस के लिए। यहाँ पे प्रेशर गैस से कनेक्टेड होना चाहिए ये आपका जो होल्डर है, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। तो आप कोई स्केच बना के और इसको एक्सप्लेन कर देना इसका वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ लेथ, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन ब्रीफ। तो आपको 4 टाइप्स के लेथ लिखने हैं और इसको ब्रीफ क्या बोला है, एनी 1 टाइप्स ऑफ देम ब्रीफ। तो पहले आपको 4 टाइप्स के लेथ मशीन लिखना है और उसमें से किसी एक को डिफाइन कर देना है। तो जो टाइप ऑफ लेथ होते हैं, पहला टाइप ऑफ लेथ क्या होता है, इंजन लेथ मशीन। दूसरा टाइप ऑफ लेथ मशीन होता है टूरेट लेथ मशीन। तीसरा होता है टूल रूम लेथ मशीन। और चौथा एक होता है सीएनसी लेथ मशीन आपका कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। तो ये 4 लेथ मशीन आपको लिखने हैं और इसमें से किसी एक को आपको डिफाइन कर देना और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। और वाला पार्ट में क्या पूछा है, मैच द मशीन टूल विथ द
डेवलप मैच द मशीन टूल विद द प्रोबेबल ऑपरेशन। तो यहाँ पे सब हमको क्या करना है, सबको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका सेंटर लेथ है वो आपका knurling के लिए यूज होता है। तो सेंटर लेथ किसके लिए यूज होगा, knurling के लिए। नेक्स्ट आपका है माइलिंग। तो ये माइलिंग जो होगा आपका, माइलिंग नहीं, मिलिंग इसको बोलेंगे। मिलिंग आपका जो होगा वो किसके लिए यूज होगा, ड्रेसिंग के लिए। उसके बाद है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग जो आपका है वो स्लॉटिंग के लिए यूज होगा। फिर आपका ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग आपका क्या होगा, काउंटर बोरिंग के लिए यूज होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम आते हैं ग्रुप सी में। यहाँ पे देखिए ग्रुप सी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ग्रुप सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच प्रूव दैट COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1+ ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम आपको इसमें प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1+ COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हम यहाँ पे ब्लैंक सीट लेते हैं और हम सबसे पहले नेट स्केच बनाएंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है नेट स्केच की मदद से। तो ये हमारा सोर्स है, और यहाँ पे हमारा क्या मान लेते हैं, ये हमारा हीट पंप है, और उसके बाद से नीचे में क्या है आपका सिंक है। हीट आपका फ्लो कर रहा है यहाँ से Q1, यहाँ पे जा रहा है Q2। जो हमारा हीट पंप होता है उसके लिए जो सिस्टम होता है वो सोर्स हमारा सिस्टम होता है। हीट पंप के लिए जो सिस्टम होता है वो कौन होता है, सोर्स। ये आपका सिस्टम हो गया। ये आपका किसका हो गया, हीट पंप का नेट स्केच हो गया। और COP ऑफ हीट पंप जो होता है, COP ऑफ हीट पंप यानी HP, वो होता है Q1 बाई Q1 माइनस Q2। ये आपका किसका होता है, हीट पंप का। अब हीट पंप का हमने बना दिया, साथ ही में अब आपको रेफ्रिजरेशन का भी बनाना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर का। तो ये आपका सोर्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिंक हो गया। सोर्स क्या होता है, जो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंक क्या होता है, जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ये आपका सिंक हो गया। अब आप क्या यहाँ से हीट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे वर्क देना पड़ेगा, तो हमें वर्क देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए, अब इसके लिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन है, बस इसमें यही अंतर है ना कि जो हमारा हीट पंप होता है उसके लिए सिस्टम बन जाता है सोर्स, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हीट के लिए जो हमारा सिस्टम बन जाता है वो कौन बन जाता है, सिंक। ये हमारा सिस्टम हो गया किसके लिए, सिंक के लिए। अब COP ऑफ जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेटर, वो क्या होता है, Q2 बाई Q1 माइनस Q1। अब इन दोनों के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे जो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप कहाँ पे है, ये वाला। COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Q1 बाई Q1 माइनस Q2। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप -1 इक्वल टू Q1 बाई Q1 माइनस Q2 -1। तो COP ऑफ हीट पंप जो हमारा होगा यहाँ पे -1 इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं Q1 माइनस Q2, आपका क्या हो जाएगा, LCM। तो ऊपर हो जाएगा Q1 माइनस 1 से Q1 में होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस Q1, फिर 1 से माइनस Q2 में होगा तो उठ जाएगा प्लस Q2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो वैल्यू Q1 और Q2 सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमको क्या मिलेगा, COP ऑफ हीट पंप -1 इक्वल टू Q2 बाई Q1 माइनस Q2। और ये जो चीज़ है Q2 बाई Q1 माइनस Q2, ये क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप को इधर ही रख लेते हैं,
इक्वल टू इस -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पे प्रूफ भी करना था। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया कि COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन से एक ज़्यादा होता है, यानी +1 होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th नंबर कंप्लीट हो गया। 7th का और वाला पार्ट देख लेते हैं। तो और वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिवर्सिबल कार्नोट इंजन कन्वर्ट्स 1/6, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, यानी 1/6 पार्ट को हीट इनपुट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड टू 62%, द एफिशिएंसी इज डबल, यानी जो एफिशिएंसी पहले था अब एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो अब पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, यानी सोर्स और सिंक का आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है। तो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल का हमारा एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, T2 माइनस T1 बाई T2। ये हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल का होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या बोला है कि इंजन जो कन्वर्ट कर रहा है 1/6 पार्ट ऑफ द 1/6 पार्ट को ही वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इफिशियंसी जो उसका होगा वो क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि वर्क बाई क्या होता है हमारा हीट। तो वर्क जितना देंगे और हीट कितना मिला, तो हीट जितना था उसका 1 पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इसका इफिशियंसी हो जाएगा। अब हमने अभी बताया कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 बाई T2 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6T2 माइनस 6 से T1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 6T1 इक्वल टू T2 से इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा T2। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 6T2, इस T2 को इधर लाएंगे तो माइनस T2 इक्वल टू माइनस 6T1 उधर जाएगा तो प्लस 6T1 हो जाएगा, 6T1 हो जाएगा। तो अब हमारा 6T2 में से T2 जाएगा तो 5T2 बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 6T1 बचेगा। तो यहाँ से हम T2 अगर निकालेंगे तो 6 बाई ये 5 अपॉन में आ जाएगा T1, 6/5 T1। तो यहाँ से जो T2 आएगा 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 होगा और T1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ये हमारा काम करेगा अभी जब हम इसको नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना होगा आपको, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस 62%। तो हमारा सिंक का टेम्परेचर जो है वो T1 होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में हमारा सिंक जो होता है उसका टेम्परेचर T1 होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, तो हमारा यहाँ का टेम्परेचर, ये हमारा सिंक होता है तो यहाँ का टेम्परेचर T1 होता है, तो वही सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है T1 है। बोला है कि अगर वो टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो जाए तो इफिशियंसी आपका डबल हो जाएगा। तो इफिशियंसी पहले क्या था 1/6 था, इफिशियंसी पहले 1/6 था, लेकिन अब बोल रहा है डबल हो जाएगा। तो डबल करने का मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब जो इफिशियंसी था पहले T2 माइनस T1 था, T2 माइनस T1 बाई T2 था इक्वल टू ये 1/6 इंटू 2 है। तो अब ये जो T1 है वो T1 ना होके T1 माइनस 62 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 62% वो रिड्यूस हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। T2 माइनस T1 माइनस माइनस प्लस 62 अपॉन T2 इक्वल टू 2 3 जा 6 यानी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3T2 माइनस 3T1 प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6 3 जा 18 इक्वल टू T1 से इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो T2 से T1 उसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3T2, T2 को इधर लाएंगे तो माइनस T2 माइनस 3T1 इक्वल टू 186 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 186 हो जाएगा। तो 3T2 माइनस T2 आपका कितना हो जाएगा 2T2 माइनस 3T1 इक्वल टू माइनस 186। अब 2T2 तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा ना, जो हमको इक्वेशन यहाँ पे आया 2T2 माइनस
ये एक तरह का मान लेते हैं आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो आपका आया यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन क्या आया, 2t2 माइनस 3t1 इक्वल टू माइनस 186। तो 2t2 का वैल्यू कितना है 1.2t1, तो 1.2t1 माइनस 3t1 इक्वल टू माइनस 186। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 1.2 में मल्टीप्लाई होगा 2.4t1 माइनस 3t1 इक्वल टू माइनस 186। तो अब क्या हो जाएगा, 2.4t1 माइनस 3t1 आपका हो जाएगा 0.6t1 इक्वल टू माइनस 186। तो t1 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा माइनस 186 बाई 0.6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अच्छा यहाँ पे ये माइनस में 0.6 आएगा, 2.4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 0.6 आएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब 186 में हम डिवाइड कर लेते हैं 0.6 से, तो हमको कितना मिलेगा 310 केल्विन। तो हमारा टेम्परेचर कितना आ गया सिंक का 310 केल्विन। अब हमको T2 निकालना है, तो T1 हमको मिल गया, यहाँ से T2 का रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो T2 का रिलेशन क्या है हमारा 1.2 इंटू T1, तो 1.2 इंटू T1 का वैल्यू कितना आया 310, तो 310। अब हमको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा T2 इक्वल टू 372 केल्विन। तो हमारा T1 और T2 दोनों निकल चुके हैं। T1 हमारा क्या है, ये सिंक का टेम्परेचर है और ये सोर्स का टेम्परेचर है। कहीं कहीं पे इसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है इसको तो आप 273 इसमें से माइनस कर देंगे दोनों में से, तो आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, विच विथ अ नेट स्केच एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोकरान बॉयलर। यानी कोकरान बॉयलर को आपको नेट स्केच के हेल्प से वर्किंग और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। कोकरान बॉयलर एक तरह का वर्टिकल बॉयलर है, तो आपको बॉयलर बनाना है और फिर उसके सारे पार्ट्स को डिफाइन कर देना है, कैसे वर्क करता है उसके सारे पार्ट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इनर एंड आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ 235 mm थिक ब्रिक वॉल 700 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर। हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर ऑफ वॉल आर गिवन, द कंडक्टिविटी इज 0.865। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, जो चीज़ें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमको क्या दे रखा है, जो हमारा एक तरह का मान लेते हैं हम ब्रिक बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम आपको छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे एक ब्रिक बना देते हैं, वाल, ये हमारा वाल हो गया। इसका जो थिकनेस है वो कितना है 235 mm, यानी ये आपका 235 mm का है, 235 mm का है। अब इसमें बोला है दो टेम्परेचर दे रखे हैं, यानी पहला टेम्परेचर हमारा क्या है इनर का और दूसरा हमारा आउटर का। पहला टेम्परेचर हमारा मान लेते हैं T1 है और दूसरा T2 है। तो T1 टेम्परेचर हमको दे रखा है कितना 700, तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे। 700 को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 973 केल्विन। उसी तरह हमारा T2 टेम्परेचर क्या दे रखा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 150 में आप क्या करेंगे 200 को ऐड करेंगे, 150 प्लस 273 ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 423 केल्विन। तो T1 और T2 मिल चुका है। उसके बाद से बोला है कंडक्टिविटी गिवन है हमको। कंडक्टिविटी कितना दे रखा है, कंडक्टिविटी यानी K का वैल्यू दे रखा है 0.865 वाट पर मीटर केल्विन। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर। हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया Q/A का वैल्यू निकालना है।
क्यू बाई ए का, या इसको बोलते हैं स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे फोरियर लॉ से आपने क्या पढ़ा है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए टी वन माइनस टी टू बाई डेल एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस ए को इधर लाएंगे तो क्यू बाई ए इक्वल टू के इंटू टी वन माइनस टी टू बाई क्या हो जाएगा आपका डेल एक्स। ये डेल एक्स जो आपका है वो क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ वाल। तो डेल एक्स हमको दे रखा है कितना, 235 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डेल एक्स आपका कितना हो जाएगा, 0.235 मीटर। ये आपका डेल एक्स हो गया। अब आपको सारे वैल्यू इसमें पुट कर देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो के का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.0865 टी वन माइनस टी टू। तो टी वन माइनस टी वन का वैल्यू आपका 973 माइनस टी टू आपका 423 अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हमको कितना है 0.235। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया तो कितना है हमारा 2024.468 और इसका हमारा यूनिट हो जाएगा W/m²। तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया Q बाई ए को। कहीं कहीं पे Q बाई ए को स्मॉल क्यू भी लिखता है, तो आप स्मॉल क्यू भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन विथ नेट स्केच डायग्राम। तो यहाँ पे ऑल स्ट्रोक जो होते हैं, तो देखिए 4 आपके स्ट्रोक होते हैं आईसी इंजन में। पहला आपका क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक, जिसमें हमारा क्या होता है एयर या फ्यूल क्या होता है सिलेंडर के अंदर इंटर करता है। फिर आपका होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर आपको मिलता है वर्किंग स्ट्रोक को ही हम बोलते हैं एक्सपेंशन। तो हमको मिलता है यहाँ पे वर्किंग स्ट्रोक और लास्ट में हमको मिलता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सक्शन में क्या होता है, एयर और फ्यूल हमारा सिलेंडर के अंदर इन करता है। कंप्रेशन उसको क्या करता है, इनलेट और आउटलेट वाल्व को क्लोज करके फ्यूल और या एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। वर्किंग में क्या करता है, स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से उसको आग लगाया जाता है। और एग्जॉस्ट में क्या होता है कि जो हमारे हार्मफुल गैसें है वो एग्जॉस्ट के समय बाहर निकल जाती है। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं। इसको आपको नेट स्केच बना के डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल फॉर अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6 इफ द स्पेसिफिक हीट रेशियो चेंज फ्रॉम 1.4 टू 1.45। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है आपसे कि फाइंड परसेंटेज चेंज इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल, यानी परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। ये हमारा परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। हमको यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो दे रखा है 6। कंप्रेशन रेशियो कितना दे रखा है हमको, 6 दे रखा है। तो हमें दे रखा है कंप्रेशन रेशियो 6, यानी कंप्रेशन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर हमको दे रखा है 6। उसके बाद से क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे, इफ द स्पेसिफिक हीट रेशियो चेंज फ्रॉम 1.40 टू 1.45। स्पेसिफिक हीट रेशियो हमारा क्या होता है, CP/CV। तो पहले हमारा CP/CV 1.40 था और फिर चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज होके 1.45 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्पेसिफिक हीट आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो इस स्टेज में आपका एफिशिएंसी कितना चेंज हो रहा है आपको ये बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि CP/CV को हम क्या बोलते हैं, CP/CV हमारा क्या होता है, गामा के इक्वल होता है। गामा इक्वल टू CP/CV। तो फर्स्ट स्टेज में हमको CP/CV का वैल्यू कितना है 1.40। तो गामा 1 का वैल्यू मान लेते हैं कि कितना हो गया 1.40। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन के लिए गामा 2 हम निकालते हैं तो भाई क्या होगा CP/CV। तो इसके लिए हमको कितना दे रखा है 1.45। ये चेंज होकर कितना बन जा रहा है 1.45, नहीं गामा 2 आपका बन जा रहा है 1.45। तो हमको क्या करना है, दोनों गामा का वैल्यू यूज करके
और इफ़िशियंसी फाइंड करना है, और जो इफ़िशियंसी का डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इफ़िशियंसी अब वन फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ऑटो साइकिल की बात की जा रही है, तो ऑटो साइकिल का इफ़िशियंसी क्या होता है हमारा, 1 - 1/r⁻, गामा -1, बट हम 1 की फाइंड कर रहे हैं तो गामा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 - 1/r, आर हमको दे रखा है 6 की पावर गामा -1, तो गामा का वैल्यू कितना है 1.40, तो 1.40 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे हमारा ये इफिशियंसी कितना आ रहा है 51.16%। ये हमारा किसका आ गया, जब हमने फर्स्ट कंडीशन में यानी 1.40 यूज किया स्पेसिफिक हीट रेशियो को। तो अब हम इस सेकेंड इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1/r⁻, गामा 2 - 1। अब सेकेंड हीट रेशियो को यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 1/r⁻, तो r हमारा कितना है 6, गामा 2 - 1, गामा 2 का वैल्यू कितना है 1.45 -1। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हमको जो इफिशियंसी मिलेगा वो आ रहा है 55.348 या 8%, इतना मान लेते हैं। हमको इफिशियंसी 2 आ रहा है। तो हमारा जो चेंज होगा ना, चेंज ऑफ इफिशियंसी, परसेंटेज चेंज ऑफ इफिशियंसी, मैं क्या पूछा है परसेंटेज चेंज ऑफ इफिशियंसी। तो चेंज ऑफ इफिशियंसी हमारा क्या हो जाएगा इफिशियंसी 2 माइनस इफिशियंसी 1। इफिशियंसी 2 आपका है 55.348 माइनस इफिशियंसी 1 कितना है 51.16। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 55.348 माइनस 51.16, इसको माइनस करेंगे तो हमको जब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इफिशियंसी जो मिल गया वो आ गया 4.188%। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया परसेंटेज चेंज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर है। 10th नंबर क्या है आपका, एक्सप्लेन द रोलिंग प्रोसेस विथ नेट स्केच, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रोलिंग प्रोसेस। तो रोलिंग प्रोसेस जो आपका होता है उसको एक्सप्लेन करना है। इसका और वाला पार्ट देखते हैं। और वाले पार्ट में क्या है, कंपेयर बिटवीन गैस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, राइट फॉर डिफरेंस। तो आपको गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग को कंपेयर करना है और इसका 4 डिफरेंस लिखना है। तो 4 डिफरेंस क्या होगा उसको हम बता देते हैं। एक तरफ हम गैस वेल्डिंग लिख लेते हैं, गैस, और दूसरी तरफ आर्क वेल्डिंग। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो हमारा जो गैस वेल्डिंग होता है ना, गैस वेल्डिंग में हमारा मेन बेसिक पार्ट क्या है गैस वेल्डिंग में हमारा जो हीट होता है, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हमारा गैस फ्लेम के द्वारा प्रोड्यूस होता है, गैस फ्लेम के द्वारा हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारा जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें जो हीट होता है वो हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है इसका फ्लेम टेम्परेचर, गैस वेल्डिंग का फ्लेम टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट हमारा जो आर्क वेल्डिंग होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गैस वेल्डिंग जो हमारा होता है डू नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, यानी इसके पास नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसके पास ज़्यादा नहीं होता है, मच स्ट्रेंथ। बट हमारा जो आर्क वेल्डिंग होता है उसके पास वेरी वेरी हाई स्ट्रेंथ रहता है, वेरी स्ट्रेंथ, वेरी हाई स्ट्रेंथ। हमारा जो गैस वेल्डिंग होता है इसमें जो हमारा मान लेते हैं गैस वेल्डिंग, 2 मेटल को वेल्डिंग करना है तो इसमें बीच में कोई मेटल देना पड़ता है। तो यहाँ पे गैस वेल्डिंग में हमारा मेटल जो रहता है वो सेम नहीं रहता है, फिलर मेटल आर नॉट सेम, फिलर मेटल नॉट सेम। और हमारा जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें फिलर मेटल ज़्यादातर फिलर मेटल से क्या रहता है हमारा
सेम ही रहता है। तो ये आपके 4 डिफरेंस हो गए जो थोड़े से हमने कोशिश किया बताने को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 4 ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लेथ मशीन, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो 4 ऑपरेशन लेथ मशीन का लिखना है, जैसे टेपर टर्निंग हो गया, स्टेप टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया। ये हमारे लेथ मशीन के ऑपरेशन है, उसमें से 2 पार्ट को आपको क्या कर देना है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। और इसका लास्ट हमारा क्वेश्चन है और वाला, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला आपका मेटल कास्टिंग, दूसरा ओवरऑल हीट कोफिशिएंट और तीसरा कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है इस बार भी इसको पूछ सकता है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने सारे इसमें जो हमारे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये आपको वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और कितना पसंद आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।